16 जुलाई 1945 सुबह 5:29 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक चमकदार रोशनी ने रात को दिन में बदल दिया। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह वो क्षण था जिसने मानव इतिहास की दिशा ही मोड़ दी थी। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह कितना विध्वंसक होगा, लेकिन बाद में पता चला कि इस धमाके में लगभग 25 किलोटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा निकली और उसी समय ओपेनहाइमर के मुंह से निकला, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का विनाशक। दरअसल यह कथन भगवत गीता से लिया गया था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनका परिवार जर्मन यहूदी प्रवासी था। पिता जूलियस ओपेनहाइमर एक सफल कपड़ा व्यापारी थे और मां एला फ्राइडमैन एक प्रतिभाशाली पेंटर थी। बचपन से ही ओपेनहाइमर किताबों, कला और विज्ञान की दुनिया में डूबे रहते। 8 साल की उम्र तक वे ग्रीक और लैटिन पढ़ना सीख चुके थे। स्कूल के दिनों में उन्होंने मिनरलॉजी यानी कि खनिज विज्ञान पर शोध पत्र तैयार किया और न्यूयॉर्क मिनरलॉजी क्लब में प्रस्तुति दी, वो भी तब जब वे केवल 12 वर्ष के थे। ओपेनहाइमर ने एथिकल कल्चर फील्डस्टन स्कूल से पढ़ाई की, जहां उनकी गिनती सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में होती थी। 1922 में 18 वर्ष की उम्र में वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओरिएंटल फिलॉसफी, फ्रेंच, इंग्लिश लिटरेचर सब कुछ पढ़ा। वे हार्वर्ड के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, लेकिन प्रयोगशाला के काम में कमजोर होने के कारण वहां संघर्ष किया। बाद में गोटिंगेन यूनिवर्सिटी जर्मनी में जाकर उन्होंने मैक्स बॉर्न के साथ क्वांटम मैकेनिक्स पर काम किया और बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन का विकास किया, जो आज भी क्वांटम केमिस्ट्री का आधार है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट और परमाणु परीक्षण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को डर था कि नाजी जर्मनी पहले ही परमाणु बम न बना ले। इसी खतरे को देखते हुए 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ओपेनहाइमर को लॉस एलामोस प्रयोगशाला का निदेशक बना दिया गया, जहां उन्होंने एनरिको फर्मी, रिचर्ड फेनमैन और नील्स बोहर जैसे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बॉम्ब डिजाइन किया। ट्रिनिटी टेस्ट 16 जुलाई 1945। स्थान जॉर्डाना डेल म्यूर्तो रेगिस्तान, न्यू मैक्सिको। समय सुबह 5:29:45। बॉम्ब का कोड नेम द गैजेट। धमाका 18,000 टन टीएनटी के बराबर। इस भयानक विस्फोट की लपटें 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई थी और इस धमाके के बाद उठने वाली शॉक वेव्स 160 किलोमीटर की दूरी तक महसूस की गई। टेस्ट के समय ही ओपेनहाइमर ने भगवत गीता की पंक्ति कही थी, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का विनाशक। ओपेनहाइमर संस्कृत पढ़ सकते थे और भगवत गीता मूल भाषा में समझते थे। उन्होंने लॉस एलामोस में वैज्ञानिकों के लिए टेनिस कोर्ट और थिएटर बनवाए ताकि तनाव कम हो सके। वे बहुत अच्छे वक्ता थे, अक्सर व्याख्यान के बीच में कविता सुनाने लगते थे। उन्होंने 1930 के दशक में न्यू मैक्सिको में एक फार्म खरीदा और वहां घुड़सवारी करते हुए अपना रिसर्च प्लान किया। युद्ध के बाद और ट्रायल। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद ओपेनहाइमर बेहद विचलित हो गए थे। वॉर तो खत्म हो गई थी, पर ओपेनहाइमर की लड़ाई अब शुरू हुई थी। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रूमन से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। ट्रूमन ने अपने ऑफिसर से कहा, इस रोते हुए साइंटिस्ट को बाहर निकालो, ये हीरो नहीं है। अब ओपेनहाइमर सरकार की नजरों में एक सवाल बन चुके थे। युद्ध के बाद वे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सलाहकार बने और परमाणु हथियारों के नियंत्रण की वकालत करने लगे। 1954 में अमेरिका में मैकार्थी युग के दौरान उन पर कम्युनिस्ट सहानुभूति का आरोप लगाया गया। अदालत में एक लंबी सुनवाई के बाद उनकी सुरक्षा मंजूरी छीन ली गई। यह घटना उनके करियर का सबसे बड़ा झटका थी और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया। हाइड्रोजन बॉम्ब और देशद्रोह का आरोप। जब अमेरिका ने एक नया वेपन बनाने की सोची, हाइड्रोजन बॉम्ब, जो एटॉमिक बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा विध्वंसक था, ओपेनहाइमर ने फिर से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमें डिस्ट्रक्शन की रेस नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। पर जो इंसान पीस की बात करता है, उसकी आवाज अक्सर पॉलिटिक्स में दबा दी जाती है। 1954 में अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इंक्वायरी शुरू की।
पूछा गया, क्या आप ट्रेटर हैं? क्या आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रशिया को देंगे? और जिस इंसान ने देश को बॉम्ब दिया उसे कंट्री की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताया गया। अब वो किसी भी साइंटिफिक या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते थे। ओपनहाइमर ने जीवन के आखिरी वर्षों में प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के डायरेक्टर के रूप में काम किया। 1954 में अपमानित होकर सार्वजनिक जीवन से किनारे कर दिए गए ओपनहाइमर के लिए यह अमेरिकी राजनीति में बदलाव का दौर था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अमेरिका की ताकत मानते थे, उन्होंने ओपनहाइमर को फिर से सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि ओपनहाइमर को एनरिको फर्मी अवार्ड दिया जाए, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान जो न सिर्फ उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों को स्वीकार करता बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी था कि 1954 का फैसला हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा नहीं रहेगा। दुर्भाग्य से जॉन एफ कैनेडी इस सम्मान को खुद देने से पहले ही 22 नवंबर 1963 को हत्या का शिकार हो गए। लेकिन 2 हफ्ते बाद 2 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने व्हाइट हाउस में यह पुरस्कार ओपनहाइमर को प्रदान किया। यह अवार्ड देकर अमेरिका की सरकार का यह मानना था कि उस दौर की राजनीति ने विज्ञान के साथ अन्याय किया था। 1966 में पता चला उन्हें थ्रोट कैंसर है। 18 फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ओपनहाइमर आज भी एक जटिल व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाते हैं। एक वैज्ञानिक जो अत्यधिक बुद्धिमान था लेकिन अपने ही आविष्कार से परेशान रहा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान केवल तकनीक नहीं बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी का भी सवाल है।